A very good morning, all of you. Aryan Garg, DPS, BGS, Danit, Raghav. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आर्यन गर्ग जी, ये डिसाइड हुआ परसों कि अब हम जो हैं पहले पार्ट बी के कंप्लीट पेपर प्रैक्टिस करेंगे। राइट राघव? और पार्ट बी के अंदर जो पेपर आने हैं यस हमारे सर। को, उसमें कंप्लीट पेपर करने हैं। और यहाँ जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो सीबीएसई ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्ली जो सीबीएसई होता है अपने एरिया से तो बाहर नहीं जाएगा, तो उससे आपको क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा आपका कि पेपरों में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि वो अब एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाएंगे, पर कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। और एमसीक्यू की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपको सब्जेक्टिव आ गया तो ऑब्जेक्टिव तो अपने आप आ जाता है। बस सिर्फ उसमें सिर्फ 1 मार्कर में ये एमसीक्यू में फायदा होता है कि वहाँ वर्किंग नोट नहीं दिखाने होते। राइट दनीत, आर्यन? यस सर। यस सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देखिए स्क्रीन पर, ये सीबीएसई 2013 में, यानी कि आज से 10 साल पहले का पेपर है। ये कराएंगे, ढंग से प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर, और आपको ये पता है कि इस बार आपको 34 क्वेश्चन आने हैं, तो पार्ट बी तो आपका 20 नंबर का है ही, ये 20 नंबर का है। पुराना हुआ तो क्या हुआ, एमसीक्यू तभी आप आएंगे जब आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज होगी। राइट? अब आप पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासिफाई, अंडरलाइन द वर्ड डिविडेंड received by a finance company while preparing a cash flow statement। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमने कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, सुन तो लेने दे भाई। अच्छा सर। पहले मुझे कराने दे, जब तुम्हारी टेस्ट देने की बारी आएगी तो मैं कराऊंगा। हमने यहां पर, मैं आपको ये याद कराना चाहता हूं कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी पढ़ी थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी थी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। दनीत यही पढ़ी थी? यस सर। आर्यन गर्ग, डीपीएस? यस सर। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या पढ़ी थी हमने? सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट राघव? यस सर। अब आपको ये बोला है, और उसके बाद हमने कैश फ्लो में कंपनी को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा। द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड नॉन फाइनेंस कंपनी एंड सेकंड टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी जस्ट लाइक ए बैंकिंग कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी। अब डिविडेंड रिसीव्ड, पहले तो ये सोचो कि डिविडेंड रिसीव होता क्या है। जब कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है और इन्वेस्टर को वो डिविडेंड मिलता है। अब इन्वेस्टर इंडिविजुअल भी हो सकता है, इन्वेस्टर पार्टनरशिप भी हो सकती है, इन्वेस्टर कंपनी भी हो सकती है। हम यहां पर जो कैश फ्लो पढ़ रहे हैं वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। राघव बदवार जी, ठीक है जी? राघव बदवार, दनीत कौर, आर्यन गर्ग? यस सर। यस यस सर। अब आप ये देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी का काम क्या है? शेयरों में पैसा लगाना। यहां पर इन्वेस्ट कौन कर रहा है? डिविडेंड रिसीव हुआ है, इसका मतलब इनफ्लो हुआ है। और ये किस टाइप की एक्टिविटी होगी? डिविडेंड रिसीव फाइनेंस कंपनी ने अगर किया है तो कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर यही कंपनी फाइनेंस की जगह यहां पर वर्ड नहीं लिखा होता, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासिफाई डिविडेंड रिसीव्ड बाय द कंपनी, फाइनेंस वर्ड नहीं होता, बाय द कंपनी, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाती? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती। ये कौन सी एक्टिविटी हो जाती? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आंसर क्या होगा इसका?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके साथ मैं 3 बातें और बताना चाहूंगा। अब आ जाओ डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड जो होता है वो हर टाइप की कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। अब आपसे अगर 1 नंबर का सवाल पूछा जाए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है या डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है बाय द फाइनेंस कंपनी, पेड बाय डिविडेंड पेड बाय द फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी, ये एक्टिविटी होगी मोहक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि डिविडेंड पेड से आपका शेयर होल्डर फंड चेंज हो जाता है, तो चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आ गया दनीत? Yes, sir. आगे देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लीजिए, अभी मैंने 2 मिनट पहले ही डेफिनेशन करी। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट राघव जी? यस सर। कैमरा क्यों बंद है भाई? सर 1 सेकंड कुछ खा रहा था, अभी बस ऑन कर रहा हूँ। कुछ आ रहा था कुछ खा रहा था, बस 2 तो मिनट में ऑन कर रहा मैं हूँ। तेरे कैमरे में से निकाल के खा लूंगा क्या? नहीं ऐसा नहीं है, बट सर या नॉन वेज खा रहा था, उसकी हड्डी ना ना। स्विंग करनी पड़ती है क्या सर? नॉन वेज खा रहा था, पर बनिए भाई भी बैठे हैं जो नॉन वेज खाते नहीं, तो उनको कहीं वॉमिटिंग ना आ जाए, इसलिए मैंने कैमरा बंद कर लिया। ऐसी बात नहीं है सर। ऐसी बात नहीं है, देख घर सब बोले ऐसी बात नहीं है सर। जो खाने खाओ। जो खाना खाओ, ठीक कह रहा है। आइए, अब ये तो थ्योरी का स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये तो तुम खुद ही कर लोगे, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अंडर द व्हाट हेड एंड सब हेड ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी अपीयर बैलेंस शीट ऑफ द शेड्यूल 3। आपको पता है जब भी आपको ये सवाल आएगा तो आपने कैसे करना है। हमेशा जब ये सवाल आएगा तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने कैसे करना है। पहले आपने लिखनी है यहां पर आइटम्स, पहले लिखनी है आइटम्स, सीधा आंसर नहीं देना है, पहले लिखनी है आइटम। उसके बाद लिखेंगे आप मेजर हेड, और उसके बाद क्या लिखेंगे? सब हेड। तो सबसे पहले आइटम क्या थी आपकी? यहां डिस्कस करते हैं हम प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पोरोड। पोरोड आपका कौन सी होती है बेटा? ऐसे आपने लिख लिया। पोरोड क्या होगा आपका? मेन हेड क्या होगा? पोरोड। पोरोड के सामने पूरा लिखेंगे आप। ये हो गई आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। और कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे को कोई बताएगा इसकी सब हेड क्या होता है? सब हेड क्या होता है? दनीत, आर्यन गर्ग, बीजीएस? बोरिंग नहीं। पोरोड बताइए क्या होता है राघव, आर्यन गर्ग, बीजीएस? सर अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अदर नॉन करंट लायबिलिटी। लूज टूल्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री। बैलेंस विद बैंक, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ आ गया कि नहीं आ गया दनीत? Yes, sir. अब आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले रेशियो को कराने से पहले मैं आपको मोस्टली रेशियो के फार्मूले याद करा देता हूं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, डेट इक्विटी रेशियो डेट अपॉन इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट या एसेट कोई भी रेशियो 2 की फॉर्म में होगी तो एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी टाइम्स में आती है। उसके बाद आई आपकी एक्टिविटी रेशियो, स्पीड रेशियो, टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो,
जिसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। उसके बाद आई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल ऑब्लिक एवरेज डेटर या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज ऑब्लिक एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बीपी, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस बीआर। उसके बाद आई नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में दो फार्मूले हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसी वजह से नहीं मिल पाता है, आप उस इंफॉर्मेशन को नहीं फाइंड आउट कर पाते हो, तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हो, राइट। उसके बाद आ जाओ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कोई भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो याद करनी है तो उस प्रॉफिट का नाम डिवाइड बाय आरएफओ इनटू 100। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय आरएफओ इनटू 100, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, पीबीआईटी या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, राइट दनीत, यही फार्मूले थे। Yes, sir. आइए अब हमें निकालनी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आप ये देखिए, आपको देखो सेल्स मिल गई, कैसे मिल गई, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ये टोटल सेल्स हो गई। करो अपनी कॉपी में, टोटल सेल हो गई कि नहीं हो गई, लिखो नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, अब इसका नाम वर्किंग कैपिटल का नेट वर्किंग कैपिटल हो गया है, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। मैं भी लिखता हूं, लिख रहे हो आप? यस सर। भाई राघव, अगर ब्रेकफास्ट हो गया हो तो कैमरा ऑन कर ले। दनीत, हो गया सर, एक सेकंड बस। दनीत Yes, sir. क्या हुआ बेटा? रूल्स आर रूल ना। जी सर। बाद में मुझे कहेंगे सर एक बात बताओ, एक लड़का, एक लड़की और 4 लड़के, आप लड़कियों को ज्यादा सुनते हो, फेवर करते हो, क्यों सुनवाने को मेरे को देते हो ये बात? लिखो फार्मूला, लिखो लिखो नेट वर्किंग कैपिटल, सॉरी, नेट वर्किंग कैपिटल रेशो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले फार्मूला तो लिखोगे आप, समझ में आ गया दनीत? आ जाओ, जी। टोटल सेल कितनी थी ये देखिए आप, सेल्स आरएफओ का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 130 प्लस 380 कितना हो गया ये? 380 प्लस 510, 510 में से मोहक आप क्या माइनस कर दोगे? सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे, माइनस 10,000, तो आरएफओ कितना आ गया? 5 लाख रुपए आ गया कि नहीं आ गया राघव? 5 लाख रुपए आ गया ये। अब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आपको ये देखो, आपको लिक्विड एसेट पता है,
करंट लाइबिलिटी तो मिल गई आपको 1,05,000। करंट लाइबिलिटी तो आपको मिल गई 1,05,000, मिल गई कि नहीं मिल गई? अब आपको करंट एसेट्स नहीं पता, पर आपको एक फार्मूला ये पता है कि नहीं पता? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड प्लस एडवांस टैक्स। दनीत पता है कि नहीं पता? दनीत गई। अब आप मुझे बताओ यहां से, अब आप मुझे करंट एसेट निकाल के बताओ। अब आपको देखो अनन्या, लिक्विड एसेट दे रखी है आपको 1,40,000, करंट एसेट्स आपको निकालनी है, और इन्वेंट्री आपको पता है 90,000 दे रखी है। तो अब यहां से बताइए आपकी करंट एसेट कितनी आ गई? 2,30,000। तो आपने करंट एसेट 2,30,000 यहां लिख दी। तो बताइए वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? 1,25,000 को आपने इससे डिवाइड कर दिया, और आपको पता है जो टर्नओवर रेशो होती है वो टाइम्स में आती है, तो क्या बन जाएगी ये? 4 टाइम्स। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा एक काम करना, यहां पर जो ना पोरोड का जो होता है ना, वो होता है अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, नहीं होता अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखो, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। पोरोड पे लिखो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्या डेट इक्विटी में डेट तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है ना बेटा? बताइए सबका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 4 टाइम्स, टाइम्स लिखना बहुत जरूरी है। चलें अगला क्वेश्चन पढ़ शौकीन। अरे डेट इक्विटी रेशो निकालना, एक बार कोशिश तो करो निकालने की। डेट इक्विटी रेशो का फार्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। दनीत डेट इक्विटी का फार्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। Yes, sir. अब ये बता डेट का मतलब क्या होता है? यहां पर डेट का मतलब होता है ओनली 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 लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। राइट मोहक? Yes, sir. अब आप ये देखिए, आप डेट सबसे पहले फार्मूला लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? फार्मूला लिखोगे। शौकीन फार्मूला क्या है डेट इक्विटी रेशो का? डेट अपॉन इक्विटी। अब आप ये देखिए, आपको दूर दूर तक कुछ भी चीजें नहीं दी गई हैं, कुछ भी नहीं दी गई। आप यहां पर देसी बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी। देसी बैलेंस शीट में आपको यहां पर पता है यहां क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये होती है टोटल लायबिलिटी, ये होती है टोटल एसेट। राइट होती है दनीत ये? Yes, sir. और आपको ये भी पता है, इधर देखो, आपको मैंने ये भी बताया था कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल मतलब क्या होता है? टोटल डेट। होता है कि नहीं होता शौकीन? अनन्या होता है। अब आप ये देखो, आपको टोटल डेट दे रखा है 2.5 लाख। अब टोटल डेट 2.5 लाख दे रखा है शौकीन, और टोटल डेट का फार्मूला होता है एनसीएल प्लस सीएल। और आपको क्या दे रखा है? टोटल डेट का, टोटल डेट कितना दे रखा है? 2.5 लाख दे रखा है। इसमें से अगर मैं 80,000 माइनस कर दूं,
80,000 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एनसीएल मिल जाएगा। ऊपर की टांग मिल गई मेरे को कितनी? 170 मिल गई। न्यूमरेटर मिल गया कि नहीं मिल गया? करना। अब टोटल एसेट आपको पता है, आपको टोटल एसेट पता है कि नहीं पता? 350 है। इधर देख, टोटल एसेट 350 है तो टोटल लायबिलिटी भी 350 होगी कि नहीं होगी? टोटल एसेट अगर 350 है दनी, तो टोटल लायबिलिटी भी 350 हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. अब इन दोनों का टोटल कितना था बेटा शौकीन? इन दोनों का टोटल किया था 250। तो इसका मतलब यो कितना रह गया? 1 लाख। वेरी गुड। तो 1 लाख तूने नीचे लिख दिया, तो 1.7:1 की रेशो आ गई कि नहीं आ गई दनीत? अब जरा रेशो का जो तेरे को थर्ड बुक में दिक्कत थी वो शायद आई थिंक दूर हो जाएगी अब। Yes, sir. बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या फायदा हुआ बता सवेरे क्लास लेने का? अरे कोई आया ही नहीं। तो फिर मेरे को उनको माँ बाप मेरे को फोन करेंगे उनके। अब बताओ आंसर आ गया कि नहीं आ गया? महीने नहीं बच रहे, अब दिन बोल। आसान ये है नहीं तेरे सामने। हाँ जी राघव बदवार जी, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप बहुत गलतियां करते हो इसके अंदर। क्या बनाना क्या है इसके अंदर? प्रिपेयर कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट। प्रिपेयर कंपैरेटिव। आप लोग क्या करते हो? कंपैरेटिव में कॉमन, कॉमन में कंपैरेटिव। तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कंपैरेटिव का आपको फॉर्मेट पता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर की फिगर लिखेंगे। और कैसे करना देखो मैं करके दिखाऊंगा। आपके सामने सवाल आ गया, आइए। लिखो पहले ऊपर, सबसे पहले तो हेडिंग नहीं लिखते हो। यहां पर प्रीवियस ईयर की फिगर यहां लिखोगे, पर्टिकुलर्स। यहां लिखोगे प्रीवियस ईयर क्या था आपका? प्रीवियस ईयर था 16 17 17 18। यहां पे क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट चेंज। और यहां लिखोगे एब्सोल्यूट परसेंटेज। और यहां पर आपका रफ वर्क। सबसे पहले लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर लिखोगे अदर इनकम। पहले ये प्लॉट कर लो, ये फॉर्मेट बना लो। और ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। और यहां पर क्या आएगा? एक्सपेंस का अलग से पहले लिख लेंगे पहले। अनन्या समझ में आ रहा है बेटा? अब आप अपने सवाल को देखिए। आप
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, लिखो प्रीवियस ईयर की फिगर लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख, और करंट ईयर में लिखो 20 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले यहां लिख बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले मैंने वो फॉर्मेट बनाया था, मैंने तो फायदा क्या हुआ, लिखो पहले पूरा फॉर्मेट, जो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया वो प्लॉट करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 20 लाख। फिर लिखो अदर इनकम 9 लाख 12 लाख, इतना गैप मत छोड़ा कर, पेपर में कैसे करेगी। अदर इनकम 9 लाख 12 लाख। उसके नीचे लिखो, ऐसे आपने लिखा, मुझे जरा फिगर बताओगे क्या क्या लिखी है आपने। एक मिनट बेटे रुक जा। रेवेन्यू ऑपरेशन 12 लाख 20 लाख, अदर इनकम में कितनी लिखी 9 लाख 12 लाख। ये टोटल रेवेन्यू कितना आ गया शौकीन भाई 21 लाख 32 लाख। ठीक है बेटा। अब एक्सपेंस में आपके पास एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है, एक्सपेंस के नाम पे आपको एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है, तो एक्सपेंस कितना हो गया बेटा, ये लो, एक्सपेंस में कितना लिखा है 10 लाख और 13 लाख। लिखो प्रीवियस में 10 लाख, प्रीवियस में लिखो कितना था, 10 लाख या 13 लाख था, 10 लाख और 13 लाख। ये आ गया बेटा राघव, दनीत आ गया बेटा ये। Yes, sir. अब ये आपका एक ही एक्सपेंस है, Yes, ये sir. ए है और ये आपका बी है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी। दनीत याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ये वाला तो आता है चैप्टर। आता है, फिर तू मम्मी को फोन कर देगी मेरे को ये नहीं आता, मुझे थर्ड बुक नहीं आती, मेरे को फर्स्ट बुक नहीं आती, आना भी नहीं है और गालियां भी खिलवानी है मेरे थर्ड को। बुक में सिर्फ रेशोज, सिर्फ रेशोज। ये लड़की का मैसेज थोड़ा ना जो मेहता साहब पढ़ेंगे, ये टीचर का मैसेज है। इसके बाद इसमें से क्या माइनस करते हैं, टैक्स जो कि नहीं दिया हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, मैं पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 लाख 19 लाख। पहले सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लो आप, सबसे पहले ये फॉर्मेट बना लीजिए आप। क्या मतलब तीसरी तक आते आते झंडो जवे है, होती नहीं, मतलब मन नहीं करता। हाँ क्योंकि बेटा ऐसा है, तूने वो एडमिशन की कितनी बार बार मैंने तेरे को सवाल करा दिया, तेरे को आइडिया लग गया ना, रट सा गया एक, ऐसा भी ये भी हो जाएगा सही। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन गया सबका, आर्यन गर्ग। Yes, sir. यस अब इसके बाद ऑब्सोल्यूट चेन का मतलब क्या होता है, इधर देखिए, ऑब्सोल्यूट चेन का मतलब क्या होता है, ये यहां पर ए है ये बी है, ऑब्सोल्यूट चेन का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए। 20 लाख 12 लाख गए, कितना आ गया 8 लाख, ये कितना आ गया 3 लाख, यो कितना आ लिया
दनीत आ गया ये। बेटा दनीत ये लगता है कि ये आता है पर पेपर में ना होता नहीं है, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं और तुम मिक्सअप यस कर सर। देते हो कॉमन साइज में और कंपैरेटिव में। हमारे वंश आहूजा जी तो 3 बार ये कराए हैं। हाँ, मेरे टेस्ट में भी, स्कूल के बोर्ड में भी, और यूनिट टेस्ट में भी। अब ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है यो। अब देखिए B-A किसके बराबर हो गया, C के बराबर। अब C को आपने A से डिवाइड कर देना है, इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज निकालो। अब करो करो, खुद करो। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बेटा, मैं तेरी क्लास 12, 12:15 बजे करीब ले सकता हूँ, 12:15 से 2 बजे तक ले सकता हूँ। ले लूँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अबे 4,000 रुपये देगा ये, और नहीं तो। अबे 2 घंटे के, और बिस्कुट भी खिलाएगा काजू वाले। तो भाई ऐसे अगर 2-3 ट्यूशन आ जाए तो दिहाड़ी बना के घर। थाईलैंड। इसको पता है फाइन डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन और एक्टिवेशन कितने का पड़ा था? 30,000 रुपए का। 2 चैप्टर। इतने में तो पूरी 11वीं हो गई थी। रईस है, तू जानता नहीं है एशले सरीन को? भाई तुम्हारे, अबे कहाँ चले गए हमारे सारे की चीजें वो? ये मक्खियों ने तो दुखी कर दिया, मैं कल से ना वो लेकर आऊंगा। किसका? अरे पेपर तो और आएंगे ना बेटा। अरे मेरा वो नोट कहाँ चला गया यार? मेरी वेन्यू पेट्रोल है यार। घनी भाग है भाई। आ गया। रेस तो मैं तेरे साथ लगाऊंगा नहीं बनी ना। मैं अपनी गाड़ी थोड़ा तोड़ूंगा तेरे चक्कर में। तेरे बाप के पास तो घना पीसा है, मेरे पास थोड़ा पीसा है। आइए, अब ये 8/12, 8/12 इंटू 100, 4×8, 4×3 12, 200/3, 66.67%। दनीत आ गया बेटा, ये समझ आ रहा है अब? ये कितना हो जाएगा? 3/9, 1/3। 11/21, 11/21 इंटू 100 कितना होगा? 52 पॉइंट। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी की फिगर निकाल के दिखाओ मुझे। दनीत बाकी की फिगर निकाल के दिखा। 8/11, चेक करो आ गया कि नहीं आ गया आंसर। कल है पेपर प्री बोर्ड। हाँ जी, हो गया बेटा ये आर्यन गर्ग।
बेटा स्क्रीन पर नजर आ रहा है दनीत ये क्वेश्चन? यस सर। बेटा सबको अगर अगर तो मोबाइल पे देख रहे हो तो नजर नहीं आएगा, पर उस पे नजर आ जाएगा। क्या बनाना है? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, पूरा फॉर्मेट बनाओ। 12 बजे तक, 11:15 11:30 तक खत्म कर दूंगा। बना सकते हो या मैं बनवाऊं? आता ही नहीं। जब भी आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगी तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे ऐसे। आइए लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, सबसे पहले लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके नीचे लिखोगे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1। उसके नीचे लिखोगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फिर 4 लाइन छोड़ दोगे। दनीत याद आ रहा है? फिर 4 लाइन छोड़ दोगे। जी सर। और ये जो निकल कर आता है ये आपका क्या निकल कर आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आप फिर ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, कोमा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। उसके बाद फिर 3 लाइन छोड़ दोगे, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, कोमा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर 3 लाइन छोड़ दोगे, ये आपका क्या निकल कर आएगा? ये आपका क्या निकल कर आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके नीचे क्या माइनस करते हो बेटा आप? लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा? प्रीवियस ईयर या टैक्स पेड। ये माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपका आएगा ए, आएगा वो कैश फ्लो। कैश फ्लो रख के मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। कैश कैश यूज या कैश फ्लो फ्रॉम, देख लेंगे। कैश लिख दो या कुछ मत लिखो। लो अभी यहाँ पर कुछ मत लिखो, सिर्फ ए लिख दो बस। चलिए आगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट। 4 लाइन छोड़ के यहां पर लिखो ए प्लस बी प्लस सी नेट। नेट वर्ड लिखो। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज छोड़ दो। अगर प्लस में आएगा तो इंक्रीज, माइनस में आएगा तो डिक्रीज। समझ में आ रही है शौकीन?
अरे तुम्हारे वहाँ पे तुम्हारी शॉप में मॉस्किटो किलर होता है क्या? या गिफ्ट शॉप है? कहाँ चाइना से एक्सपोर्ट कराते हो? दनीत ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये फॉर्मेट सारा बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. बन गया ये। अब सवाल को शुरू से पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। अब ये देखो जिसके ऊपर मैंने आपको बोला था, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। जब मशीनरी के ऊपर आएंगे फिक्स एसेट के ऊपर, उस टाइम उसका अकाउंट बना लेंगे। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर की तरफ एरो बनाना है। ये एरो बन गया। अब एक एक करके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम उसकी एडजस्टमेंट लिखते जाएंगे। पहले क्या लिखा है? शेयर कैपिटल 6 लाख से 7 लाख हो गई। शेयर कैपिटल बढ़ गई। शेयर कैपिटल कभी भी घटेगी नहीं, बढ़ेगी। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो लिखो फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख। फाइनेंसिंग में लिखो इश्यू ऑफ शेयर 1 लाख। इश्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख हो गया। ये एक्टिविटी हो गई बेटा, यस और नो राघव? Yes, sir. दूसरी आइटम क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बारे में नीचे कोई दे तो रखा नहीं है। तो ये क्या होता है आपका? अगर कुछ ना दिया हो तो ये क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। द करंट ईयर माइनस 1,10,000 से प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख हो गया। तो ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 है बेटा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 90,000। जहां आपने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया वहां 90,000 लिखो। समझ में आ गया नन्या? राघव, आर्यन गर्ग, बीजीएस, डीपीएस। Yes, sir. उसके बाद शौकीन, तीसरी आइटम के है भाई? लॉन्ग टर्म बोरिंग। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ बोरिंग, चाहे वो बोरिंग शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। अब मैं यहां पर दो चीजें बोरिंग के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, टीटीडी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग है। करंट लायबिलिटी में लिखा होगा, पर बोरिंग चेंज हुई है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, टीटीडी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी इज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश क्रेडिट इज अ बोरिंग, इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट? अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख से कितना हो गया? पैसा आ गया। लिखो प्रोसीड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिखो प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, पैसा आ गया। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग। ₹1,00,000 इनफ्लो। मोहक समझ आ गया? मेहता साहब कोई डाउट? यहां तक आर्यन गर्ग कोई डाउट? अब आगे करंट लायबिलिटी 25 से 30 हो गई। 25 से आपने यहां पर देखो एक ये बना रखा ना, ये आप मुझे भी पहले लिखवा दो यहां पर। सबसे पहले मुझे यहां पर मैंने लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000। उसके बाद बताइए क्या लिखा आपने? फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख। और इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना था? ये भी 1 लाख था। आ गया। अब ट्रेड पेबल में कितना चेंजेस हुआ है ये कहां आएगा? आप ये देखो ट्रेड पेबल आपके 25 से 30 हो गए, इंक्रीज हो गया। 5,000 रुपये ऐड होगा क्योंकि पैसा आ गया। लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। लिखो यहां पे करोगे ना आप, ऐड में करोगे ना आप। राघव समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो ऐड वाला कॉलम होगा वहां पे तू क्या करेगा? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल।
5,000 आ गया। दनीत आ गया बेटा ये? Yes, sir. आ गया कि नहीं आ गया? अब उससे अगली आइटम क्या है? टेंजिबल। इसके ऊपर आपका एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आप क्या करोगे? इसका अकाउंट बनाओगे, यानी कि मशीनरी अकाउंट बनाओगे आप। इसका बैलेंस बीडी कितना था? 8 लाख। और सीडी कितना था? 11 लाख। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज का कंसीडर करना है कि आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा है क्या? नहीं बनाया हुआ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये अकाउंट किस पे बन रहा है बेटा? किस पे बन रहा है? बुक वैल्यू पे, राइट। अब नीचे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द पीस ऑफ मशीनरी हैविंग, अंडरलाइन द वर्ड बुक वैल्यू 80,000। ये सील्ड नहीं है, ये सोल्ड। 65,000 की बेच दी आपने, तो यहां क्या आएगा? बाई 65,000। अब ये 65,000, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी बेटा दनीत? 80 थी। 80,000 थी। Yes, sir. इसमें लॉस कितना आ गया? 15। ये एडजस्टमेंट पूरी हो गई। और डेप्रिसिएशन आपने कितना प्रोवाइड करा है? बाई डेप्रिसिएशन 2 लाख। आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां से आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी जो आपको ये बताएगी कि इस साल मशीनरी कितने की परचेज हुई है। बताओ परचेज का अमाउंट बताओ। क्रेडिट में ज्यादा आएगा, डेबिट में कम आएगा? अनन्या, मुझे परचेज बता कितना आ रहा है? यहां पर आपको मिलेगा बैंक बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है अनन्या, बता करके देखो पहले। अब तो कर सकते हो, नहीं कर सकते तुम लोग? 13,80,000। यहाँ कितना आ गया? 580। अब ये करने के बाद आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ये क्या होगा? इन्वेस्टिंग में माइनस, ये क्या होगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। और ये दोनों आइटमें कहाँ जाएंगी? ऑपरेटिंग में प्लस। Operating. सत श्री अकाल सर।
सर खत्म हो गया। साले कौन कर रहा है ये? सर का फोन था। पेपर आ रहे हैं तुम्हारे, सैंपल पेपर। हाँ जी। आप ये बताओ, आइटमें आपने लिख दी? सबने आइटमें कॉपी पेस्ट कर दी हैं? चलिए, आपने कर दी कॉपी पेस्ट। चलिए मैं भी कर देता हूं। मुझे बताओ क्या क्या कॉपी पेस्ट करना है। आइए मुझे बताओ, पहले जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पी लिखते ही आपका पीपी बजनी चाहिए। पहले यहाँ पर ब्रैकेट लिखो। देखो किस किसने ये गलती करी है।
राइट दनीत, ये दो आइटम हो गई। अब ऑपरेटिंग Yes, एक्टिविटी sir. में ये हमने जगह छोड़ रखी है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितनी, 15,000, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2 लाख। आर्यन गर्ग समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। उसके बाद आ जाओ अपने सवाल के ऊपर। हमने यहां तक सवाल कर लिया, शौकीन हो गया कि नहीं हो गया? राइट। अब आप ये देखिए, इन्वेंट्री 60,000 से 70,000 हो गई, आउटफ्लो हो गया माइनस, लिखो इंक्रीज इन करंट एसेट्स वाले कॉलम में, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक 10,000 ब्रैकेट में होगा, लेस होगा ना? हाँ, इन्वेंट्री स्टॉक एक ही तो बात है। आइए, क्या लिख दूं यहाँ पे? और ट्रेड रिसीवल देखो डिक्रीज हो रही है 8,000 की, तो इनफ्लो हो जाएगा। अब आप मुझे आंसर बताएंगे। बताइए कहां कहां लिखूं? इंक्रीज इन, भूल गया? ओहो, देखो गलती हो गई ना मेरे से। सत श्री अकाल सर। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। हाँ जी, 10,000 रुपये माइनस लिख दूं, और क्या लिखूं? नहीं नहीं, पहले बोलो इंक्रीज इन, $5,000, डिक्रीज इन 8,000। समझ आ गया? सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो गया बेटा। अब ये जो होता है आपका, ये आपका आंसर होता है कि नहीं होता? ये आपका क्या है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और ये आपका क्लोजिंग। मतलब आप 28, आपको मैं बताऊंगा ए प्लस बी प्लस जो सी आएगा वो 7,000 डिक्रीज में आना चाहिए। अगर 7,000 डिक्रीज में आ गया तो 35 माइनस 7, 28,000 आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? गणित मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आइए, अब आपके सामने ये सवाल आ चुका है शौकीन। अब जैसे जैसे मेरे को सवाल शुरू किया था वहां से शुरू करूंगा। पहले आइटम क्या है? वर्किंग नोट नंबर 1। इसके लिए मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 बना रखा है। ये कितना आ गया? 90,000। वहां कॉपी पेस्ट कर दो, 90,000। अब ये बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया? 3,15 या 3,5? 3,5 में 13 जोड़े, 3,18 में 10 माइनस करे, 3,8। गणित समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा?
ये क्या आ गया? कैश। ए आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,08,000। आ गया कि नहीं आ गया दनीत? आ गया नन्या? ये क्या आ गया? 5,15,000 नेगेटिव आ गया। क्या लिखो? बी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5,15,000 माइनस का ये कितना आ गया? 2 लाख। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ए प्लस बी प्लस सी 5,15,000 नेगेटिव का, 2 लाख पॉजिटिव का और 3,08,000 पॉजिटिव का। 5,08,000 पॉजिटिव का 15, तो ये 7,000 रुपये नेगेटिव का आ गया कि नहीं आ गया? 7,000 नेगेटिव का आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे हम क्या लिखेंगे? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसमें ऐड क्या कर देंगे? ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना था बेटा वो? 35 था। मोहक समझ आ रहा है? और ये किसके बराबर? ये कितना आ गया आपका? 28,000। ये आपका क्या है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आ गया कि नहीं आ गया आंसर? आर्यन गर्ग, आर्यन सचदेवा, आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। नाउ टुडे क्लास इज ओवर। आपने खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो एक पेपर मैं और देता हूँ, कैश फ्लो का सवाल खुद कर लो।